गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आयतन होता क्या है। तो मैं इसको ऐसे परिभाषित कर सकता हूं कि किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। उस वस्तु का आयतन कहते हैं। तो चलिए अब मैं इसको समझा देता हूं। मैं यहाँ पे एक त्रिविमीय वस्तु की बात करूंगा। जैसे मैं एक घन बना लेता हूं, तो घन आपका एक त्रिविमीय आकृति है। पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं कि त्रिविमीय होती आकृति किस तरह की है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है ना, इस तरह की जो आकृति होंगी वही आपकी त्रिविमीय आकृति होंगी। जैसे आपका घन हो रहा है, घनाभ हो रहा है, बेलन है, शंकु है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई उसकी होगी, कुछ ऊंचाई भी रहती है। दैट मीन्स इस तरह की आकृति आपकी त्रिविमीय आकृति कहलाती है। तो यहाँ लिखे परिभाषा में कि किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे यह घन जो देख रहे हैं, घन द्वारा जो स्थान घेरा गया है वही आपका इसका आयतन कहलाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इस घन के अंदर कितना अंदर खाली स्थान है, या कितना इसमें वायु आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, वही स्थान जो होगा इसका आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात आ रही है त्रिविमीय। मैंने लिखा है कि किसी त्रिविमीय वस्तु। अच्छा, त्रिविमीय के अलावा अगर मैं किसी द्विविमीय आकृति की बात करूं, यानी कि जैसे द्विविमीय आकृति आपका एक वृत्त हो गया, जैसे एक वर्ग हो गया, तो क्या इसका आयतन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका आयतन हमेशा शून्य होता है। इसमें आयतन होगा ही नहीं। ये इसके अंदर कोई स्थान ही नहीं होता है। इसके अंदर कोई स्थान नहीं होता है। ये दो द्विविमीय आकृति है। अच्छा, एक विमीय आकृति क्या होती है? जैसे एक रेखा हो गया या कोई कोण हो गया, तो ये सब क्या है? एक विमीय आकृति है। तो ये इनका भी नहीं और ना ही इनका, ठीक है, ना ही इनका कोई आयतन होता है और ना ही इनका कोई आयतन होता है। इनके आयतन की बात करें तो इनका आयतन शून्य होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। ये पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है? तो इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि किसी त्रिविमीय वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का माप होता है जो वस्तु की सतह पर रहता है, जो वस्तु की सतह पर रहता है। अब इसको समझ लो। किसी त्रिविमीय वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का माप होता है जो वस्तु की सतह पर होता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये आप घन देख रहे हैं, घन में अगर सतहों की बात करें तो इसमें 6 सतहें होती हैं। एक ऊपर है, नीचे है, एक दाहिने बाएं, एक पीछे और एक आगे। 6 सतहें। इन 6 सतहों के क्षेत्रफल का जो कुल माप होगा ना, उनका जो योग होगा ना, वही आपका इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया क्या होता है? कि किसी त्रिविमीय आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि उसके ऊपर जो सतहें हैं, इसमें देख रहे हैं ना 6 सतहें, इन 6 सतहों के माप का योग, 6 सतहों के क्षेत्रफल के माप का योग, यानी कि इसका टोटल जो एरिया होगा वही आपका इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया कहलाएगा। समझ गया। अब हम लोग बात करेंगे द्विविमीय और एक विमीय की। तो द्विविमीय आकृति में जो क्षेत्रफल होता है उसको सिंपली क्षेत्रफल के नाम से कहते हैं। अगर मैं एक कागज पे ऐसे एक वृत्त बना दिया, तो ये वृत्त जो है कागज में जो स्थान छेक रहा है ना, वही इसका क्षेत्रफल कहलाएगा।
ये वर्ग जो है कागज पे जितना स्थान घेर है ना, यही इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। अच्छा, अगर मैं इसमें बात करूं किसी एक विमीय आकृति जैसे रेखा की बात करूं या किसी कोण की बात करूं, तो ये इनका क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। इनके क्षेत्रफल की बात करें तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। समझ गए? क्लियर हो गया? आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यह दोनों चीजें हम लोग किसी त्रिविमीय आकृति में ही देखते हैं। तो त्रिविमीय आकृति में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग घन के बारे में बात करते हैं। घन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको समझाता हूं आपको, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बुक में दिया है। क्यूब, घन का मतलब क्यूब, अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। अच्छा, इसमें आपको पता है कि इसका जो किनारा होता है, प्रत्येक किनारा बराबर होता है। ये प्रत्येक किनारे की लंबाई बराबर होती है घन में, ठीक है? ये घन में प्रत्येक किनारे की लंबाई बराबर होती है। ध्यान रखना, इसमें हम लोग किनारा के नाम से जानते हैं। कभी कभी भुजा भी कह दोगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में ये भुजा नहीं कहेंगे, कॉर्नर कहेंगे, लेकिन कई बच्चे यूज कर देते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसे आप एड्स कहते हैं, किनारा कहते हैं, ठीक है? अगर हम लोग बात करें इसके किनारे की तो प्रत्येक किनारा बराबर होता है, ठीक है? ये याद रखना, ठीक है? अब समझो, इस पे जो सतह देख रहे हैं, ये हर एक सतह जो होगा एक आपका वर्ग होता है। हर एक सतह क्या होता है? एक वर्ग होता है। अगर मान लो इसकी भुजा मैं ए मानता हूं, है ना, यहाँ पे किनारा ए मानता हूं, ये किनारा ए, तो ये सारे ए होंगे, ठीक है? सारे ए हो जाएंगे। चलिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, भुजा का स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे आता हूं। मैं कहूं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, या यूं कहें कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं। समझो, यहाँ पे आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो इस पे कितने वर्ग आपको दिखेंगे? 6 वर्ग होंगे ना, है ना? 6 आपके सतह है तो 6 वर्ग हो जाएंगे चारों तरफ से, अगर देख रहे हो और ऊपर नीचे देख रहे हो तो इसमें क्या हो जाएगा? 6 वर्ग होंगे, 6 वर्गाकार सतह होंगे। सबके क्षेत्रफल का जो योग होगा वही ना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कि हो जाएगा 6 गुना भुजा का स्क्वायर। देखो, हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर डेफिनेशन नहीं जानते तो ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता ना। तो इसमें 6 सतहें हैं, इसलिए इसके सभी का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर 6 बार है, इसलिए 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनाऊं कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। एक्चुअल में पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे सतह छोड़ देते हैं, चारों दीवारों का लेते हैं इसमें, है ना? इसको घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए, या घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ऐसे भी कह सकते हैं। 4 गुना भुजा का स्क्वायर, ये ध्यान रखना, 4 गुना भुजा का स्क्वायर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब भुजा की जगह किनारा भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा भी कह देते हैं कई लोग, किनारा भी कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला देते हैं घन का आयतन, घन का आयतन। तो देखो, आयतन का मतलब है क्या कि इसके अंदर कितना स्थान है। तो आप देखो, इसके सतह के क्षेत्रफल में, सतह का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, या किनारे का स्क्वायर, तो भुजे के स्क्वायर में जब इसके ऊंचाई से गुना कर देंगे तो भुजा का स्क्वायर है और इसका ऊंचाई भी जो है वह भी इसके भुजाओं के बराबर ही होगा, है ना? प्रत्येक तो बराबर है ना, यानी कि यहाँ पे घन के आयतन की बात करें तो हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल और गुना में यह ऊंचाई, यानी कि यह भी एक आपकी भुजा ही होगी। यानी इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं घन के विकर्ण के बारे में। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण,
घन का विकर्ण क्या कहलाता है? चलिए घन का विकर्ण, यानी घन का विकर्ण की बात करें, विकर्ण की लंबाई की, तो ये वाली विकर्ण होगी ना, एक कोने से दूसरे कोने तक, ठीक है। चलिए ये वाली लंबाई इसका विकर्ण होगा। तो अब इसे कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको समझिए। अगर मैं यहां से ऐसे खींच दूं, तो यह वाली लंबाई इस नीचे वाले सतह जो देख रहे हैं, यानी नीचे वाला सतह एक वर्ग है, वर्ग का विकर्ण होगा। तो हम लोग फॉर्मूला पहले से जानते हैं। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, यहाँ तो आपको पता है 90 है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना जी। अगर मैं इसका नाम ए बी सी रख दूं इसमें, तो ए सी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा आपका रूट अंडर 2a स्क्वायर, यानी कि यहां से आ गया रूट 2a, ये वाला लंबाई रूट 2a आ जाएगा। अगर मैं इसे निकालूं, यहाँ पे मैं d निकालूं, और अगर मैं AD निकालना चाहूं, तो AD बराबर हो जाएगा रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर, यही ना होगा, यानी कि रूट अंडर 2a का होल स्क्वायर, देख रहे हैं ना इसकी लंबाई, और प्लस में CD का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर, यानी जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर, यानी कि रूट 3a, यानी कि रूट 3 गुना में भुजा। फॉर्मूला आ गया रूट 3 गुना में भुजा। तो ये घन से संबंधित फॉर्मूला है, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा सारे फॉर्मूले में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ यानी अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबॉइड। चलिए घनाभ के बारे में देखते हैं। तो मैं पहले घनाभ यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका एक घनाभ हो जाएगा। देखो जिसको बनाने नहीं आता है ना, यहाँ से सीख सकता है। बहुत बच्चों को घनाभ बनाने में भी दिक्कत होती है कि सर कैसे मिलाएं, ये गड़बड़ हो जाती है। तो इसको देख लेंगे, आप आराम से सीख जाएंगे। इसे देखो, इसमें यह लंबाई हो गई इसकी, यह चौड़ाई हो गई, यह ऊंचाई हो गई, ठीक है। चलिए अगर मैं इसमें लिखूं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ही बात है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझो यहाँ पे आप देखो, इसमें जो है ना, इसमें सतह कैसी है, तो आयताकार है, यह भी आयत है, इधर 6 आयत है, टोटल 6 आयताकार सतह है। तो नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल L गुना B हो जाएगा, देख लो। अच्छा ये ऊपर वाला भी देखो, इसके जस्ट अपोजिट है, तो यह लंबाई L हो जाएगा, यह चौड़ाई B हो जाएगा, यानी कि इसका भी L गुना B हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सतह का क्षेत्रफल हो गया 2LB, मतलब नीचे वाले का LB और ऊपर वाले का LB, तो 2LB हो गया ना। अच्छा ये B इंटू H है, तो इसका हो जाएगा B इंटू H, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। एक्चुअल में तो ये इस घनाभ के अनुसार ये आपका आधार है, ये ऊंचाई, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग उनके, अगर मैं इसके अनुसार देखूं, इस आयत के अनुसार देखूं, इस आयताकार सतह के अनुसार देखूं, तो यह लंबाई है या चौड़ाई है, तो B इंटू H इसका क्षेत्रफल, और इसका भी क्षेत्रफल जिसके अपोजिट वाला है, इसका भी B इंटू H, यानी कि 2B इंटू H। अच्छा प्लस अब देखो, इसके बाद अगला सतह जो हुआ इधर सामने वाला हुआ, यहाँ वाला, ये वाला, तो ये वाले की बात करें तो लंबाई L और चौड़ाई ये वाला होगा H, तो इसका हो जाएगा H इंटू L, और इसके जस्ट अपोजिट पीछे वाला भी आपका वही हो जाएगा H इंटू L, यानी कि H इंटू L 2HL, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो फॉर्मूला बन के आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस में HL, ठीक है। 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, दूसरा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला 2L प्लस B इंटू H। चारों दीवारों के क्षेत्रफल में क्या होगा, ये वाला और ये वाला हट जाएगा, यानी कि ये वाला सिस्टम हट जाएगा, ये ना बचेगा। इसमें से कॉमन करोगे 2 और यहाँ पे कॉमन होगा H, तो यहाँ पे बच जाएगा B और यहाँ पे बच जाएगा L। तो इसी को मैंने सीधा करके लिख दिया 2L प्लस B इंटू में H। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं घनाभ के आयतन के बारे में। तीसरा फॉर्मूला निकल के आता है
घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो आयतन के लिए मैंने क्या बताया था कि सतह का क्षेत्रफल, तो सतह इसका L गुना B हो जाएगा और इसके साथ इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई यानी कि L गुना B गुना H आपका आयतन का फॉर्मूला निकल गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विकर्ण के। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो इसका फॉर्मूला देखो कैसे निकालते हैं, मैं यहीं से निकालता हूं। अगर मैं बात करूं आयत के विकर्ण की, तो आयत का विकर्ण, ये नीचे आयताकार सतह है, तो इसके विकर्ण की बात करें तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये एल है, यह बी है और यहाँ 90 होता ही है, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, या रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला एच है, तो ये आपका ना विकर्ण होगा यहाँ से मिलाने वाली है। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर ए, इसको बी और इसको सी मान लेता हूं, तो अगर ए सी निकालना होगा, ए सी, तो ए सी बराबर में रूट अंडर ए बी का स्क्वायर, तो यह रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर बी सी का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यह हो जाएगा घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यह अगला आकृति जो आप देख रहे हैं यह बेलन है आपका, बेलन, अंग्रेजी में इसको सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बात करते हैं, इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब थोड़ा समझ लो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये ऊपर को काउंट नहीं करेंगे और नीचे को काउंट नहीं करेंगे, ये चार, इसके चारों तरफ से जो गोल वाला सरफेस देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, यही काउंट किया जाता है। ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है। ठीक है, ये नीचे वाले जो वृत्त की आकृति दिख रही है इसको छोड़कर इसके चारों तरफ से जो वक्र वाला हिस्सा है ना, ये वक्र वाला गोल जो हिस्सा है उसी के क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ड्रम होता है ना, ड्रम के सतह का क्षेत्रफल ऊपर और नीचे का छोड़कर, ड्रम का ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से छोड़ के जो क्षेत्र बचा ना, उसी के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छा सोचो, अगर हम इसको बीचों बीच ऐसे काटते हैं, बीचों बीच ऐसे काटते हैं, तो बीचों बीच ऐसे काटोगे तो कुछ इस तरह की आकृति बन के आएगी, आपका एक आयत जैसा आकृति बन जाएगा। समझो, यहां से मैं इसको काट के खोल दूं, आप सिंपल सोचो ना, एक इस तरह का गोल आपके पास कोई पाइप है, बीचों बीच ऐसे काट देते हो और खोलते हो तो इस तरह की आकृति दिखेगी। तो देखो यह वाला जो गोल वाला हिस्सा है खुल के इतना लंबा हो गया, तो यह गोल वाला हिस्सा, यह गोल वाला हिस्सा है क्या जी, यह गोल वाला हिस्सा परिधि है वृत्त की। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि इसकी लंबाई यहां से यहां तक हो जाएगी 2 पाई आर, और यह जो ऊंचाई था उसका, यह ऊंचाई ये आपका h। ठीक है, तो यहां से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बात करें तो वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसकी ये देखो, इस आयत की लंबाई 2 पाई आर है और चौड़ाई h है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 पाई आर h, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहां से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया 2 पाई आर h। तो ध्यान रखना, ये आपका बेलन का त्रिज्या है और ये आपकी ऊंचाई है। समझ गए ना? क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हमने काट दिया, काट देने पे आपका एक बेलन बन गया, और बेलन यह जो गोल वाला हिस्सा है यह लंबा ऐसे हो गया। तो यह जो लंबाई है ये एक्चुअल में है क्या, ये इस वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है और ऊंचाई h है, यानी कि ये वाला हिस्सा h हो जाएगा, ये वाला हिस्सा h होगा ना जी, चलिए h हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में गुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, तो 2 पाई आर h। वाह क्या फॉर्मूला आया। अब बात करते हैं बेलन का, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। तो यह हो जाएगा, देखो 2 पाई आर एच मतलब क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर से भी एक वृत्त है, नीचे से भी एक वृत्त है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसमें से 2 पाई आर कॉमन कर लो तो h प्लस आर, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। चलिए तीसरा फॉर्मूला, बेलन का, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कैसे निकलेगा, तो इसके सतह का क्षेत्रफल, इसके सतह का क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई से गुना करेंगे। तो सतह है क्या इसका, सतह इसका वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और गुना में इसकी ऊंचाई,
तो h, यानी कि यहां से फॉर्मूला निकल गया पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन। क्लियर हो गया बेलन के आयतन का फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, अगर आपसे कह दे क्वेश्चन बनाने के क्रम में कि बेलन के सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल है ना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, सॉरी आधार का क्षेत्रफल कह दे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार इसका कैसा है, वृत्त जैसा, तो पाई आर स्क्वायर। अगर बेलन के आधार की परिधि पूछ दे, बेलन के आधार की परिधि, तो आधार की परिधि, तो आधार की परिधि की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब मैं लगे हाथ इस बेलन के साथ साथ मैं एक शंकु के बारे में भी बात कर लेता हूं। शंकु यानी कि कोण, शंकु यानी कि कोण। मैं यहां पे एक कोण बना देता हूं, फिर आपको इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब क्यों सोच रहे हो कि सर बेलन के साथ साथ क्यों लेके चले, दोनों में एक संबंध है यार, मैं इसीलिए इसको बता रहा हूं। ठीक है, इस तरह से ये आपका एक शंकु बन गया। ठीक है, यह शंकु बन गया। चलिए अब हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर मैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो थोड़ा इसमें समझ लो। यह आपकी त्रिज्या हो गई r, ये इसकी ऊंचाई होती है, और ये वाली तिर्यक ऊंचाई होती है। यह तिर्यक ऊंचाई को l से सूचित करते हैं। ठीक है, यह ऊंचाई h से और त्रिज्या r से। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर कि ये पाई आर एल क्यों हो रहा है, यह है ना। तो मैं अगर इसको भी काटूं, तो काटूंगा तो कुछ इस तरह की आकृति आएगी। थोड़ा मैं इसे काट देता हूं, थोड़ा इरेज कर देता हूं, यानी कुछ इस तरह की आएगी। आप इसको काटोगे और खोल दोगे तो ये कुछ इस तरह की आकृति दिखने को मिलेगी। तो यही वाला देखो, ये खुलने के बाद ये वाला L था, ये आपका L है, ये आपका L है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे त्रिभुज बनाता हूँ, बहुत सारे त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे त्रिभुज बनाता हूँ, बहुत सारे इस तरह से त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लंब दिखाता हूँ, ये कि ये यहाँ पे लंब है 90 है। तो अगर मैं इस पे बहुत सारे ऐसे ही त्रिभुज को बनाऊं और इनके क्षेत्रफल की बात करूं, तो आपके प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल, सो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से इसकी लंबाई, यहाँ से इसकी लंबाई और गुना में ऊंचाई, यह एल ही ना है जी प्रत्येक। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका हो जाएगा 1/2। मैं यहाँ पे इसको b1 मान लेता हूं, तो b1 और गुना में यह आपका l। देखो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, फिर प्लस 1/2, इसको मैं b2 मान लेता हूं, तो b2 गुना में l, फिर 1/2 b3 गुना में l। इसी तरह से ये चलते रहेगा टोटल यहां से यहां तक के लिए। तो मैं यहां से 1/2 l कॉमन कर लूं तो बच जाएगा b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये जहां तक गया है। तो ये टोटल जो होगा आपकी, यह लंबाई की बात करेंगे, b1 b2 b3 ये सारा मिलके आपका इस वृत्त का परिधि बन जाएगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर ना, यानी कि 1/2 गुना l और गुना में इसके जगह पे मैं लिख दूंगा 2 पाई आर। तो 2 से 2 यहाँ पे कट गया, यानी यहाँ से फॉर्मूला बन गया पाई आर एल। तो यहाँ से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल। समझ गए, फॉर्मूला समझ में आया ना जी। तो ये मैं आपको शॉर्ट में समझाया हूं, क्योंकि आपको समझ उतना प्रूफ की जरूरत है नहीं। मैं अब बात करता हूं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल तो रहेगा ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में नीचे ये जो है वृत्त, यानी कि पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो यहां से पाई आर कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। हम लोग शंकु के आयतन के लिए थोड़ा ऐसे समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक बेलन है, एक बेलन है और एक दूसरा शंकु है, बेलन और शंकु है, दोनों की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां समान है, दोनों की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां समान है। ठीक है, तो अगर मैं इस शंकु में 3 बार पानी भरता हूं, मैं यहाँ पे एक शंकु ले लेता हूं, थोड़ा समझो फिर से, मैं इसी के बगल में यहाँ पे एक शंकु बना लेता हूं। ठीक है, और फिर आपको समझाता हूं। एक शंकु इस तरह से बनाता हूं कि उसकी त्रिज्या
और ऊंचाई दोनों समान है, इन दोनों की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां क्या है, समान है, बराबर है, दोनों की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां बराबर है। जैसे इसकी त्रिज्या r है r और इसकी ऊंचाई h है तो इसका h। तो अगर मैं इसमें पानी भर के इसमें भरता हूं तो ऐसा मैं 3 बार करूंगा ना, 3 बार, तब ये जाके बेलन भरेगा। इसमें अगर मैं 3 बार पानी भरूं और एक एक करके मैं इसमें डालूं तो यहाँ पे 3 बार में यह पूरा पूरा भर जाएगा। इसमें पूरा तरह से पानी भर के इसमें 3 बार डालूंगा तब भर जा रहा है, यानी कि इसका आयतन जो है इसके आयतन का 3 गुना है, यानी कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 हो जाएगा। यानी यहां से फॉर्मूला इसका निकल के आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन के आयतन का 1/3 हो गया, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब समझो इस h में, l में और r में संबंध क्या है। पहला फॉर्मूला इससे निकल के आता है कि l यानी कि तिर्यक ऊंचाई बराबर में √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। नया फॉर्मूला है नहीं, यहाँ पाइथागोरस लग रहा है। दूसरा आ जाएगा, अगर h निकालना होगा तो √l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, और अगर r निकालना होगा, त्रिज्या निकालनी होगी तो √l का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। यानी कि यहाँ आपको क्लियर है ना कि l का मतलब है तिर्यक ऊंचाई, मैंने तो बता ही दिया, तिर्यक ऊंचाई से है। h का मतलब सिंपल ऊंचाई से है, और r का मतलब यहाँ त्रिज्या से है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, क्लियर हो गया यहाँ से। अच्छा, अगर मैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल कहूं, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु का आधार आपका एक वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला लग जाएगा पाई r स्क्वायर। अच्छा, शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि वही हो जाएगा 2 पाई r, जो वृत्त का होता है। तो ये सब मैं सारे फॉर्मूले इसलिए आपको बता रहा हूं, प्रूव करा रहा हूं, क्योंकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, भविष्य में कोई दिक्कत इससे ना हो, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए फॉर्मूले को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा, एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सिन्हा, जो भी पढ़ना है सब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।